सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। फ़ौजी अदालतों ने 9 मई को जिना हाउस हमला केस में मुलव्विस 7 मुजरिमों को आज सज़ाएं सुना दी हैं, जिसके बाद फ़ौजी अदालतों से सज़ाएं पाने वाले मुजरिमों की तादाद 85 हो चुकी है। ये सज़ाएं ऐसे वक्त में दी गई हैं जब मिलिट्री कोर्ट्स पर अमरीका, बरतानिया और यूरोप तनकीद कर चुका है। अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप के साथी और होने वाले नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रैनल ने बानी PTI की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई है और लग ये रहा है कि पाकिस्तान पर खासा दबाव डाला जा रहा है और हुकूमत के लिए इस दबाव का सामना करना अच्छा खासा मुश्किल होगा, जिसका असर सियासी सूरत हाल पर पड़ेगा, जिसके बारे में हतमी पेशगोई करना वैसे ही मुमकिन नहीं है। यहाँ धूप छाँव की तरह सियासी जमातों की जो पोजीशन है वो भी आपको पता है कि बदलती रहती है। यही 2024 था, अडयाला जेल में असीर बानी PTI डटे हुए थे कि हुकूमत से कोई बात नहीं होगी और फिर हमने मुज़ाकरात के लिए बानी चेयरमैन PTI को बाज़िद देखा और इससे पहले भी PTI के रहनुमा जारहाना मौक़िफ़ लेकर सरगर्म रहे थे और एक के बाद एक मार्च हुए, अहदाफ दिए गए। PTI के कारकुनान अपने अहदाफ के हुसूल के लिए D चौक तक भी पहुँचे, लेकिन जेल का फातह खुल सका और ना ही कप्तान छूट सका और कारकुनान कुछ मायूस हुए। लेकिन फिर अडयाला से फाइनल कॉल के बाद किसी फाइनल कार्ड की सदा लगी, कारकुनान की उम्मीद बन गई और अब ये उम्मीद तो यकीन में बदलती जा रही है। इस्लामाबाद से 11,365 किलोमीटर दूर वाशिंगटन DC में आने वाली तब्दीली का असर बानी चेयरमैन PTI के हक में जाता दिखाई दे रहा है, मगर अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी जो साथी हैं, उनके होने वाले नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रैनल ने PTI के कारकुनान की उम्मीदें फिर से तरोताज़ा कर दी हैं और उनके चेहरे तिमतिमाने भी लगे हैं और कप्तान आने वाला है वो ये सोच रहे हैं। और रिचर्ड ग्रैनल सोशल मीडिया पर बानी PTI के हक में बाकायदा ज़ोरदार मुहिम चलाते हुए एक्स पर खुलकर फ्री इमरान खान के स्लोगन के साथ आते हैं और तहरीक इंसाफ वाले यकीनी तौर पे खुश हो जाते हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों इंटरव्यू में ना सिर्फ बानी चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालबा किया, बल्कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को तनकीद का निशाना बनाते हुए खबरदार किया कि ट्रंप के नामजद वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन हुकूमत के लिए परेशान कुन साबित हो सकते हैं क्या, या किस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं इस एक ट्विटर हैंडल से, ये किस हद तक सीरियस हो सकती हैं। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब जो ट्रंप की जीत पर मिठाइयाँ खा रहे थे, वो खुशी यकीनी तौर पे यूं ही नहीं मना रहे थे, उनकी बात दुरुस्त थी, बस टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है। सूरत हाल पर हुकूमत का फिल वक्त जो मौक़िफ़ है वो खासा सख्त है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर यह कहा है कि जी साफ जाहिर होता है कि बानी PTI इसराइली असासा हैं और उन्होंने बानी PTI का नाम लेकर कहा कि उनके लिए मगरबी दुनिया में जो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं उन पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी कौम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ़ और सिर्फ हमारा वतन पाकिस्तान है। इस सारी सूरत हाल पर हुकूमत अब क्या सोच रही है और अमरीका से वाकई मामलात बिगाड़ने की कीमत पर बानी PTI का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाएगा या फिर जेल का फाटक खोल दिया जाएगा। और जो राना सनौल साहब का कहना है कि जी बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई, क्या इस पर बात हो सकती है, किस हद तक ये काबिल अमल हो सकता है? सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए मलिक साहब। सर, ये जो अब सज़ाएं मिल गई हैं, पहले 25 को अब 60 को, तो यानी जो एक तासुर था कि बैरूनी किसी किस्म का दबाव है, प्रेशर है, हम समझे कि मुस्तरद हो गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे मुल्क का कानून है, हमारे मुल्क का आइन है। अगर एक मुख्तार मुल्क होने के नाते आए रोज़ कोई मुल्क उठ के जिसका मुंह में जो बात आए, जो दिल करे, जो कहे, क्या ऐसा कोई प्रेशर हमें लेना चाहिए? पहले तो बसीयत पाकिस्तानी कौम और मुहब्बत वतन पाकिस्तानी होने के नाते मैं समझता हूँ कि एक पार्टी ने मुसलसल जो है अमेरिका की गुलामी नामंजूर का नारा लगाया और आज कहते हैं कि अमेरिका की गुलामी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ पे ये नाज़रीन को भी आपकी मैं बिल्कुल बावर कराना चाहता हूँ कि ये वो पार्टी है जिसने कहा कि जी एब्सोल्युटली नॉट, और अब कहते हैं एब्सोल्युटली यस। तो ये इसकी पार्टी की तो समझ नहीं आती। इट्स वेरी माइंड बॉगलिंग। इंसान का मतलब मेरा तो सर चकरा जाता है इनकी बयानात सुन के, क्योंकि इनकी समझ नहीं आ रही मुझे कि कभी ये कहते हैं कि अमेरिका ने मुदाखलत की, अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब कहते हैं अमेरिका हमें वापस इक़्तिदार में ले आए। तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये बिल्कुल सजाएं जो आज हुई हैं आइन और कानून के मुताबिक हुई हैं। द लॉ ऑफ द लैंड यही कहता है
कि मिलिट्री कोर्ट्स में अगर ट्रायल हो सिविलियंस का वो उसको परमिट करता है। आपको मैं सामने थोड़े से आदाद शुमार ज़रूर रखूँगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है आपके नाज़रीन के लिए भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसको बिल्कुल क्लियरली आप चलाएं कि जो लोग आज मिलिट्री कोर्ट्स या मिलिट्री ट्रायल्स का, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनके अपने दौरे हुकूमत में क्या हुआ है, ताकि पाकिस्तानी कौम और अवाम की आंखों में धूल ना झोंकी जाए। 2018 की अगर बात करें तो 25 सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हुआ है। 2019 की बात करें तो 61 लोगों का जो है ट्रायल हुआ है मिलिट्री कोर्ट्स में, ये सिविलियंस का। 2020 की बात करें तो 46 सिविलियंस का हुआ है। 2021 की अगर बात करें 36 का हुआ है, जबकि 2022 की अगर बात करें जो आखिरी इनका साल था दौरा हुकूमत का, ये जो टाइम इनको मिला कुछ माह, उसमें भी 12 सिविलियंस का हुआ है। तो ये वो पार्टी है जो कि थ्रू एंड थ्रू सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में उसके ऊपर स्टैंप ऑफ अप्रूवल भी लगाती रही, उसको सपोर्ट भी करती रही और बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे इनकी तमाम पार्टी के लोग। आज क्या फिर बदल गया कि 9 मई का अफसोसनाक वाक़या होता है और उसमें अगर सिविलियन जो पकड़े हुए हैं या दीगर हैं जो उनका अगर मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के हवाले से बात होती है, मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल होता है, तो ये शोरोबा वेला डाल रहे हैं। ये इनकी कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये या तो देखिए ना, इंसान के माइंड की क्लैरिटी होती है। इस पार्टी की लीडरशिप से लेके इस पार्टी के कारकुन तक ना तो इनकी क्लैरिटी है, ना ही इनकी कोई जो एक अंडरस्टैंडिंग है तमाम तर चीज़ों की, उसमें किसी किस्म की क्लैरिटी है। अफसोसनाक बात यह है कि अब बैरूनी मुदाखलत को खुद दावत दे रहे हैं और कहते हैं कि बैरूनी मुदाखलत हो। रिचर्ड ग्रेनेल ने हमारे खिलाफ में, हमारे हुकूमत के खिलाफ बयान दिए हैं और हमारे हक में बयान दे रहे हैं। और रिचर्ड ग्रेनेल ही वो दुनिया की वाहिद ताकत है जो इमरान खान को डायरा से बाहर निकालेगी। तो ऐसा कतई नहीं होगा। हमारा मुल्क का अपना एक आईन है, कानून है, उसी कानून के मुताबिक इन्हीं अदालतों से जिनसे पहले ऑलरेडी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल चुका है, ठीक है, इधर ही इन्हीं अदालत से मिलेगा अगर रिलीफ बनता हुआ। अदर देन दैट तो मैं नहीं देखता कि कोई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई अलादीन की कोई चिराग हो किसी के पास या वो फ्लाइंग कारपेट हो जिसमें आके उसको उठा के ले जाए। ऐसे तो पॉसिबल नहीं। अच्छा, आपने रिचर्ड ग्रेनेल का जिक्र किया है बैरिस्टर साहब, तो ये जो इनका मुतालिबा है ये आप ज़ाती हैसियत तक रहेगा या कल को जाके हम ये भी देख सकते हैं कि अमरीकी सरकार का भी ऐसा मुतालिबा हो सकता है? देखिए, पहली तो बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ऑफिशियली जो है वो टेक ओवर नहीं किया और वहाँ पे ये कह देना, ये एक एलची की सूरत में है, एक स्पेशल एनवॉय है। जिस काम के लिए एक स्पेशल एनवॉय बनाया गया है वो मिशंस टू नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला के लिए बनाया गया, पाकिस्तान बनाया गया। अब वो जाहिर बात है कि उनके बारे में भी आप गूगल करके देखेंगे तो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह वो ऑपोजिशन की सियासी जमातों के हाथों या फॉरेन जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके हाथों किस तरह बहसियत एक लॉबियस्ट के तौर पे इस्तेमाल होते रहे। माजी में भी ये इसकी आपको पूरी जो है तस्दीक शुदा मुसक्का रिपोर्ट्स भी मिलेंगी और न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग भी है वहाँ के जितने भी अमेरिका के सहाफ़ी हैं। तो इन पे तो इतनी ऑलरेडी एलिगेशंस लगी हैं कि ये अनलॉफुल लॉबिंग करते रहे वहाँ पे और वो लोगों के उन लोगों के इस्तेमाल या ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं जो खुद जो है वो मुल्क दुश्मनी पे हैं और फॉरेन एजेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनके पीछे ओवरसीज पाकिस्तानियों का असर और रसूख लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये बिल्कुल समझता हूँ कि ये एक ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ और जो पैरोकार हैं, एक लॉबिंग पूरा एक नेटवर्क है, इसके जो पैरोकार हैं, जाहिर बात है कि अमेरिका में तो लीगली लॉबिंग अलाउड है और आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। और आपको याद होगा कि रेजोल्यूशन 901 जब मूव की थी तब भी इन्होंने लॉबिंग करके मूव करवाई थी। इसी तरह बरतानिया के पार्लियामेंट में भी ख़तों के दावत जो करवाते रहे हैं, या यूएन एडवाइजरी वर्किंग ग्रुप के ऊपर जो भी काम किया तो वो तो मानते हैं, वो तो कहते हैं बिल्कुल हमने इन लोगों को इंगेज किया। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आपके पास इतने डीप पॉकेट्स हों, जब आपके पास लामहदूद जो है आपके फंड्स हों और आपको ऐसी लॉबीज सपोर्ट कर रही हों लॉबिंग करने के लिए, तो फिर जाहिर बात है कि मनी इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सिचुएशन। अच्छा सर, हम तो आप बिल्कुल इसको जरूर देखें। ठीक है जी, आप बिल्कुल जरूर इसको देखें कि ये पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे जो काम कर रहे हैं बाहर से बैठ के, और ये हमारे अदालती निज़ाम को भी ललकार रहे हैं
तो ऐसा तो नहीं है कि कल को फिर हम भी अमेरिका में जो कैदी होंगे इनके, फिर हम उनके लिए भी आवाज़ें उठाएंगे, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि अमेरिका की किसी जेल के दरवाजे खुल जाए। तो ये एक बड़ी मज़े का खेज हरकत और बात है। अच्छा, जैसा मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है बैरिस्टर वकील साहब, इस पे अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोप ने बड़ी खुलकर तनकीद की है और हमारे भी कुछ मतलब मुआहदे ऐसे हैं, जिस तरह अगर मैं GSP प्लस स्टेटस की बात करूं, जहां पे जाके हम भी कहीं खुदा न खास्ता पाबंदियों का सामना तो नहीं कर सकते। फिर अलीमा खान साहिबा ने जो बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद जो बात की है, आपने वो भी सुनी होगी कि किस तरह ये लोग चाह रहे हैं कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो पैसे भेजने कम कर दें, बंद कर दें। तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की तलवार अभी तक लटक रही है, क्योंकि मुज़ाकरात का उन तो किसी गड़बड़ बैठता दिखाई दे नहीं रहा है। इनके जो मुतालिबात हैं वो आपके सामने, हुकूमत ने उन मुतालिबात पे कोई ना कोई कान धरने हैं जो कि अभी समझ नहीं आ रहा। और आज के ये जो सज़ाओं वाला फैसला, इसके बाद पता नहीं अब क्या स्टेटस होगा मुज़ाकरात का। देखिए, मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, हमने कहा था गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। इनकी फरमाइश थी और मैंने तो उसको रिपोर्ट भी किया कि इनकी बिल्कुल रसाई होनी चाहिए, इनकी मुलाकात करवा देनी चाहिए, ताकि वो बिल्ली थैले से बाहर आए कि असल डिमांड्स, असल मांगे क्या हैं। कह देना कि हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दें, जब कोई लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही किसी लिस्ट पे काम किया गया, ना ही कोई लिस्ट बना के पेश की गई, तो और दूसरी तरफ कहा जाता है कि कमीशन बना है। और मैं बारह दफ़ा कह चुका हूँ कि जिस दिन 26 नवंबर का भी और 9 मई का कमीशन बन गया, क्योंकि आज तो आपने देखा कि जो दीगर मुल्ज़मान थे 9 मई के, उनको भी सजाएं मिली। जिस दिन 9 मई का और 26 नवंबर का कमीशन बना, ये पार्टी और इसकी लीडरशिप सर छुपाती फिरेगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। क्योंकि जिस तरह इन्होंने स्टेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया 26 नवंबर में, और अपने ही लोगों को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हुए उनको ढाल बनाया और फिर यहाँ पे लेके आया, फिर याद में यारों मददगार छोड़ दिया और खुद रफू चक्कर हो गए। इसी तरह 9 मई के भी हवाले से लोगों को इश्तियाल दिलवाया, लोगों को निकाला। एक केयरफुली प्लान्ड कैंपेन थी, एक केयरफुली क्यूरेटेड ये अटैक्स थे जो फौजी तनसीबात पे किए गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किए गए, शोधा के मुजस्मों को मिसमार करने की जो हरकत की हैं, वो तमाम तर आपके सामने है। ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो और ये लोग तमाम तर एक्टर्स बने हों, ये तो नहीं है बात। 9 मई एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, आपने भी देखा, हमने भी देखा। वो एमेच्योर वीडियोस के थ्रू सब कुछ नज़र आ रहा है, और जो लोग जहाँ जहाँ प्रेजेंट हैं, AI पे तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उसके साथ ही इनकी डिमांड थी CCTV सामने रखें, वो भी CCTV सामने भी आ गए कि CCTV में भी आप बिल्कुल आ रहे हैं कि आप लोगों ने जो GHQ पे हमला किया, जो जिन्ना हाउस के जो दीगर फैसलाबाद में या मियाँ वाली में एयरबेस पे या जहाँ जहाँ आप लोग गए, वो तमाम तर मकामात पे नजर आ रहा है। तो इससे तो छुपा नहीं जा सकता, लेकिन इसका ये कोई असर नहीं आएगा। मैं बिल्कुल आपको ये वाज़ेह तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान किसी किस्म का भी, पाकिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं है। पाकिस्तान हर किस्म का प्रेशर सस्टेन करेगा, ये हमारा अंदरूनी मामला है। और ये वो पार्टी है जो कहती थी कि बैरूनी मुदाखलत, तो अब ये बैरूनी मुदाखलत करवाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे, ये भी अवाम को और कौम को देखने की जरूरत है। अच्छा, आप मुकम्मल कर लें। जी जी, बिल्कुल उस पे टच ऑन हुआ। जी जी, उसमें फिर आया प्रेस रिलीज में कि ICCPR का आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 के 17 जुज हैं, 7 जुज हैं, और ICCPR का रिव्यू अभी रिसेंटली, क्योंकि हर 4-5 साल बाद होता है, तो 4-5 साल जब कंप्लीट हो गए, और ये मिलिट्री कोर्ट्स, मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी आपको बताया, जिन मिलिट्री कोर्ट्स में मुख्तलिफ सालों में 18 से लेके 19 से लेके 20 से लेके 21 से लेके 22 तक जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में सजा सिविलियंस को दिलवाई गई या दी गई इमरान खान साहब के दौर में, तो ये भी उसका हिस्सा थे उस रिव्यू में। और हमने तमाम तर जो चीज़ें हैं उसको सेटिस्फाई किया। ICCPR के रिव्यू में पाकिस्तान की डेलीगेशन अक्टूबर के आखिर में गई थी, जब हम 26वीं आईनी तरमीम यहाँ पे कर रहे थे, तो पाकिस्तान का रिव्यू अप्रूव हुआ है। और पाकिस्तान के जितनी कोई एलिजिड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पाकिस्तान के को बताई जा रही थी कि आप ये एलिजिडली वायलेशंस कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, हमने तमाम तर चीज़ों पे अक्रॉस द बोर्ड ऑन ऑल काउंट्स सेटिस्फाई किया ICCPR को, और ICCPR का रिव्यू हमारा अप्रूव हुआ। यहाँ पे एक बात आखिरी बहुत जरूरी है कि जिस ICCPR के आर्टिकल 14 का हवाला दिया जा रहा है, उसमें 7 जुज हैं। वो तमाम तर जुज जो हैं वो कंप्लीट हैं। इवन के कोर्ट्स में भी अगर ट्रायल हो तो फिर भी उसमें भी कंप्लीशन होती है। वकील की फराहमी है, फैमिली वालों को मिलने की इजाजत है, एविडेंस की कॉपी फराहम की जाती है, बिल्कुल।
और उसमें जो बाकी नेसेसरी लीगल प्रोविजंस हैं और लीगल प्रोसेसेस हैं उनको मलूज़े खातिर रखा जाता है। तो तमाम तर फेयर ट्रायल के तकाजे, ड्यू प्रोसेस के तकाजे वो पूरे हैं। एंड ओवर एंड अबव आपको ये भी बता दूं कि इसके बाद उनको अपील का भी हक है जो कोर्ट ऑफ अपील में होता है, फिर मर्सी पिटिशन है जो कि आर्मी चीफ साहब के पास जाती है, और उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि साइमल्टेनियसली अगर ये समझते हैं कि इनका कोई आईनी या कानूनी जो है कोई वायलेशन हुई है किसी राइट की, किसी हक की, तो उसके लिए ओवर एंड अबव ऑल ऑफ दिस ये जुडिशियल रिव्यू में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यहाँ पे तो इतने बैरिस्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी अगर अमेरिका बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की बात करता है तो फिर हम भी आफिया सिद्दीकी की रिहाई की बात कर सकते हैं उनके मुतालिबे पर। कानूनी तौर पे अगर देखा जाए ये कितना पॉसिबल है, किस हद तक मुमकिन हो सकता है? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये एक सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन हकीकत में इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। और उसकी वजह ये है कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि हकीकत में इसमें कोई सदाकत नहीं है। सियासी स्टेटमेंट तो हो सकती है, और मैंने आपको बिल्कुल राना साहब क्योंकि हमारे बड़े हैं और नहायत काबिल एहतराम है, सियासी स्टेटमेंट तो हो सकती है। बिकॉज मैं बस ये थे एक वकील होने के नाते, एक कानूनदान होने के नाते, एक कानून का तालिब होने के नाते मैं ये नहीं समझता किसी के भी अगर केसेस है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब पे भी मरीम साहबा पे भी केसेस थे, दीगर पार्टी के लीडरान पे, राना साहब पे खुद जो केस था तो वो उसकी भी देख लें कि कानून और आइन के मुताबिक अदालतों ने रिलीज किया, अदालतों में उन्होंने फाइट आउट किया अपना तमाम तर केस, और अदालतों ने ही अपनी बेगुनाही जो है वहाँ पर साबित की। तो ये कोई डील या डील वाला जो है मामला ये नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। अभी आप जुडिशल कमीशन के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर ये बनता है तो पीटीआई वालों को ही बड़े शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बैरिस्टर साहब बड़ा जोर दे रहे हैं पीटीआई वाले बार बार इस बात पर कि जी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, 9 मई पे भी 26 नवंबर पे भी। तो इनको इतना कॉन्फिडेंस या एतमाद किस बात पर है कि अगर कमीशन बन जाएगा, कमीशन का क़याम अमल में आ जाएगा तो शायद पीटीआई वाले जो सुरखरू हो जाएंगे? देखिए, ये डिमांड तो इसलिए कर रहे हैं कि कोई ना कोई जो है एक डिलेइंग टैक्टिक्स तो उन्होंने अडॉप्ट करने हैं इस पूरे प्रोसेस में। जब डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे फिर ये समझ रहे हैं कि शायद कुछ ले या कुछ दे की बात होगी, ऐसा कतई नहीं होगा। ये शायद ये भी समझ रहे हैं कि जो कमीशन अगर बन भी जाता है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, और कमीशन जब बनता है तो फिर उसमें शायद कोई रिटायर्ड जज या हाजिर सर्विस जज जो जिसकी कोई लीनिंग टुवर्ड्स इस पे हो, जो इम्पार्शियल ना हो। माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है क्योंकि हमारी हिस्ट्री तो इसी तरह की है कि यहाँ और मेरे सब ये मुतालिबा भी सीनियर मोस्ट, टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनका कर रहे हैं मुतालिबा। देखिए, मैं तो उस पर कमेंट नहीं करूँगा। आई थिंक सबको पता है जो बात जहाँ पे है। मेरे से उस पर कमेंट मत ले, और मैं तो उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैं तो उनके मुतालिबे की बात कर रही हूँ ना। जी बिल्कुल, उनका मुतालबा है और उनका मुतालबा तो यही है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि उनके मुतालबा में कितनी कुछ जान है, कितना कुछ हमें कन्विंस कर सकेंगे कमेटी को, तो ये तो इज येट टू बी सीन। अभी कुछ कहना कमेंट। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये ज़रा बता दें, हलीमा खान साहब ने एक नई पेशगोई की है मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करने की बाकायदा पेशकश की गई थी, जो कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी, उन्होंने ठुकरा दी। तो हुकूमत ने क्या वाकई ऐसी कोई पेशकश की थी? कतई ऐसी कोई बात नहीं है, और कमेटीज आपस में बैठेंगी, डिसाइड होगा, कुछ चीज़ बात बैक एंड फोर्थ होगी तब कोई हो सकती है। और ये शिफ्ट करने वाली भी कोई बात नहीं है। मतलब ये क्या ये सहूलत फराहम कर दे कि जाएं जी घर पे रह लें, तो ये इस तरह भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक आइन और कानून है, वो अपना रास्ता खुद अख्तियार करते हैं। जिस तरह बाकियों के लिए जो है कानून सबके लिए एक है, सबके लिए बराबर है, तो इतनी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट इनको भी नहीं मिल सकती। क्या बुशरा बीबी को नहीं किया जा रहा था, फिर उन्होंने इनकार किया? देखिए, उनको हुआ था और उनको बिल्कुल उन्होंने दरखास्त दी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने वहाँ पे नहीं रहना और मैंने मुझे शिफ्ट किया जाए वापस। उनकी दरखास्त में, उनकी फरमाइश में, उनकी ख्वाहिश में उनको वापस शिफ्ट किया गया और थ्रू कोर्ट ऑर्डर शिफ्ट। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो मुज़ाकरात है, अब ज़ाहिर बात है मुज़ाकरात का ऊँट किसी न किसी करवट तो बैठेगा, डेडलॉक का शिकार तो नहीं रह सकते। आप लोग गैर मशरूत कह रहे हैं, वो शराइत लेकर सामने आके बैठना चाह रहे हैं, तो मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क के हवाले से भी पीटीआई एक मुतालिबा करी। तो ये जो फ्रेमवर्क है, आपके ख्याल में कितनी मुद्दत मुकर्रर होनी चाहिए?
देखिए, इसमें मैं तो नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ कि मुज़ाकरात जो हो ऑल एनकम्पेंसिंग हो, तमाम तर मामलात पे हो, तमाम तर चीज़ें डिस्कस हो। ये नहीं कहा जा सकता कि 6 महीने में हो, 4 में हो, 2 में हो, 1 में हो। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप कोई टाइम फ्रेम या टाइम सेंट्रिक नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे बातें होंगी, जैसे जैसे डिसीजंस होंगे, जैसे जैसे जो है नेगोशिएशंस के ऊपर बात आएगी और एक दूसरे को अपना मौक़िफ़ समझाने की बात आएगी, तो ये एक टाइम लग सकता है। ये कोई कह दे कि 1 महीने के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए, तो इस तरह पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये करना चाहते हैं तो वो करके भी देख लो, उसका नतीजा फिर क्या निकलना है आपने भी देख लो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर, फौजी अदालतों से जो मजीद 60 मुल्जिमान हैं उनको सजाएं सुना दी गई हैं। अब इसके बाद हुकूमत और PTI में जो बेहतर होते ताल्लुकात हैं यकीनी तौर पे मुतासिर होंगे। सजाओं के बाद हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात का स्टेटस भी ज़ाहिर बात है थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा और दोनों के दरमियान पिघलने वाली जो बर्फ़ है वो दोबारा ना जमने लगेगी और फासलों में इजाफा यकीनी तौर पे हो सकता है। क्या PTI के लिए ये सज़ाएं गैर मुतवक्के थीं? अगर नहीं तो फिर उन्होंने यकीनी तौर पर कोई स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली बना रखी होगी। इन तमाम मामलों पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत करने के लिए हुमायूं मोहम्मद साहब, ये जो अब फैसला आया है आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखें, हमें किसी हद तक जिस तरीके का जो गैर संजीदा रवैया है इस वक्त सिस्टम का, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत या इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हम जब इन चीज़ों को देखते हैं, ये याद रखें कि 2023 में 23 अक्टूबर को एक सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने एक डिसीजन लिया था कि सिविलियन ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते। और जो लोग रेफरेंस देते हैं कि 2021 में बात हुई थी, तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी जो 2 साल के बाद उसकी मियाद ख़त्म हो गई थी। ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल 175(3) के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, क्योंकि जो जुडिशरी और एग्जेक्टिव है ना, ये सेग्रीगेट होती है। तो जो जजेस हैं मिलिट्री कोर्ट्स में वो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, तो वो टेक्निकली वो कर नहीं सकते। ये आर्टिकल 175(3) की वायलेशन है। फिर आर्टिकल 10 है, फ्री और फेयर जो आपको ट्रायल होता है उसकी वायलेशन ये करता है। आर्टिकल 9 की वायलेशन करता है, जिसमें आपको राइट ऑफ एक्सेस टू दी जुडिशल सिस्टम होता है। और इसमें ये याद रखें, जब आप इन कैमरा कोई कर रहे होते हैं, केसेस कर रहे होते हैं, तो वो इन कैमरा केसेस का मतलब ये है कि उसमें क्या सवालात पूछ रहे हैं, क्या वीडियो, क्या एविडेंस है, उसके बारे में कुछ इस किस्म की चीज़ें पता नहीं चलती। तो अगर ऑल एंड ऑल देखें ये अच्छा, फिर उसमें आपने देखा है कि यही 9th में के केसेस हैं, बाज़ लोगों को एक्विटल हुआ है, बाज़ लोगों को सज़ा मिल रही है। अच्छा, एक ही किस्म का केस है, उसमें किसी को 2 साल की सज़ा है, किसी को 4 साल की सज़ा है, किसी को 8 साल की सज़ा है। हालांकि वो रफली एक ही किस्म के उनके ऑफेंसेस हैं। फिर किसी को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा रहा है, किसी को सिविलियन कोर्ट में ट्रायल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हौच पौच हैं कि इसको मतलब अगर आप किसी भी तराजू में रख के, और ये अनबायस तराजू में रख के देखेंगे, तो चाहे दुनिया हो चाहे पाकिस्तान हो, किसी भी जगह पे इसको सराहा नहीं जाएगा, उल्टा इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। और इससे पाकिस्तान की ही वो क्या कह सकते हैं, उसे बदनामी होगी। अच्छा हुमायूं साहब, अमेरिका बरतानिया की जो मिलिट्री कोर्ट्स पर तनकीद है, मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत यकीनी तौर पर है, क्यों नहीं है? बरतानिया में खुद देखा कि 11-11 साल के बच्चों को फसादात के इल्ज़ाम में सजाएं दी जा चुकी हैं। अपने ममालिक में इनके ये कवानीन है। देखिए, सजा देना इज नॉट अ प्रॉब्लम। बात ये नहीं है कि आप सजा दे रहे हैं, बात है उस प्रोसीजर की। आप अगर किसी ने गलत काम किया, आप उसको सजा दें, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो ठीक होना चाहिए। बात सजा की नहीं है, बात प्रोसीजर की है। देखें, मैंने जो आपको चीजों की वायलेशन की बात की है, वो उस प्रोसीजरल वायलेशन की बात की है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर किसी ने गलत काम किया तो आपने उसको सजा गलत दी है।
मैं कह रहा हूँ वो प्रोसीजर गलत है, उस चीज के बारे में प्रॉब्लम है। वरना अगर आप सही तरीके से करते हो, एविडेंसेस करते हो, लोगों को एक्सेस देते हो कि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, लोगों को एक्सेस देते हो, ओपन ट्रायल हो, उनके जो जो आप उनके खिलाफ सबूत ले रहे हो उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, जरूर आप सजा दें, नोबडी इज सेइंग कि सजा मत दो, लेकिन जो ओपननेस है, जो फेयरनेस है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो तरीका है, उस तरीके को फॉलो करें। अच्छा, ये जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में सिविलियंस को सजाएं दी जाती रही हैं, अब किस तरह से पीटीआई तनकीद कर रही है? अब गुज़िश्ता दिनों में ये सलमान अकरम राजा साहब एक इंटरव्यू में इन सजाओं को गलत भी कह चुके। 21st अमेंडमेंट आई थी जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को एज अ सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने के लिए अमेंडमेंट पास की गई थी। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक मुद्दत थी जो 2 साल या 3 साल थी, वो ख़त्म हो गई थी। उस 2 साल थी मेरे ख्याल में, तो वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद आपको जब तक आप या तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें, वो 26वीं तरामीम के अंदर ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रहे थे जो फिर नहीं हुआ था। उस लिहाज से आप अभी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में एज ऑफ नाउ नहीं कर सकते। नंबर 2, देखिए एक बहुत बड़ी वैलिडिटी ये भी है कि हम वो ऐसा कौन सा लॉ है कि जिसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करें कि यार ये ट्रायल जो होगा ये मिलिट्री कोर्ट में होगा या सिविलियन कोर्ट में होगा। कौन डिसाइड करेगा, किस बात पे डिसाइड करेगा, हमें तो वो भी क्लैरिटी नहीं है। फिर उसके अलावा कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि मतलब जब हम कहते हैं कि ये मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, तो जिन्ना हाउस डज नॉट कम अंडर मिलिट्री इंस्टॉलेशन चीज़ों के ऊपर, इट्स अ रेजिडेंस। नॉट दैट मैं ये कह रहा हूँ कि उस रेजिडेंस को तोड़ना या उसको ख़राब करना ठीक काम था, मैं ये कह रहा हूँ वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ज़िम्रे में नहीं आती। तो इसके लिहाज से बहुत सारी चीज़ें सवालात उठाती हैं। उन सवालात को हम लोगों ने उसको एड्रेस करके देखना है कि इसमें क्या चीज़ गलत है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी ये नहीं कहा कि 9 मई ठीक हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी ये नहीं कहा कि हमने 9 मई के बारे में कहा है कि ये करो। हमने कहा है जिसने भी किया गलत किया है, हाँ उनको सजा दो, लेकिन एक फेयर ट्रायल के बाद दो। अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस है तो लेकर आओ और उनको दिखाओ, जेल में दिखाओ, लॉयर्स क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, उसके बाद उनकी सजा बनती है जरूर दें। वो हमारे बंदे हैं या वो हैं, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों ने उस लिहाज से एक प्रिंसिपल डिसीजन लेना होगा। अगर आप वो नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आप गलत काम कर रहे हैं, हम गलत प्रेसिडेंस सेट कर रहे हैं। ये गलत प्रेसिडेंस आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पे करेगा, और ये चीजें पाकिस्तान में थ्रू आउट गलत प्रेसिडेंसी सेट होती आ रही हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर पा रहा। अक्सर बानी पीटीआई से आपकी जो मुलाकातें रहती हैं, क्या उन्हें तवक्को थी कि फौजी अदालतों से सजाएं हो जाएंगी? अमेरिका बरतानिया की जानिब से तनकीद के बाद क्या बानी समझ रहे थे कि ऐसा होना मुश्किल है? एक चीज़ मेरा नहीं ख्याल के फ़ायदा देगी, ना पाकिस्तान को फ़ायदा देगी, और ना ये जो बातचीत हो रही है इसको कोई हेल्प करेगी। हम इसमें कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मुझे नज़र नहीं आते, बल्कि मुझे तो इसमें ऐसे नज़र आता है जैसे कोई सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इन सजाओं के बाद ये जो मुज़ाकरात हैं, क्या ये जारी रहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन उसका जो एटमॉस्फेयर है वो खुशगवार नहीं होगा। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी, काश ये ना होती तो बेहतर था। मतलब हर चीज़ में ये याद रखें, बाज़ दफ़ा हम लोग अगले को प्रेशर में लाने के लिए ना ऐसे काम कर लेते हैं जिसका लॉन्ग टर्म में जिसका नुकसान ज्यादा होता है, फायदा नहीं होता। सो आई डू नॉट नो कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था। ये मुझे अगेन वो हश हश वाली चीज लग रही थी कि बस जल्दी जल्दी करो, और अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। मुझे बात समझ नहीं आती, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या जरूरत है? अगर हम हर चीज की वायलेशन कर रहे हैं तो क्या हमें वाकई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है? मेरा नहीं ख्याल कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि जिस लिहाज से हम कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पिछले 2.5-3 साल में हर किस्म की वायलेशन की, और जहां वायलेशन हमने नहीं की वहां हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्लॉज है उसमें पतली गली से किसी और तरफ उसको निकाल दिया है, उसको मतलब फेर दिया, उसको चक्कर में डाल दिया है।
हर गलत काम किया है हमने। ये जो 26वीं तरामीम है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशंस में आती हैं। 26वीं तरामीम के अंदर हमने ऐसे लॉज लेकर आए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को तबाह कर रही है, जो जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आज़ादी, क्या कह सकते हैं उसे, जो जो जुडिशल सिस्टम की आज़ादी है उसी को उसने तबाह कर दिया है। और इस तरीके के लोग ले, अब देखें एक जज खुद ही बैठ के अपने आप को वोट दे रहा है। जस्ट इमेजिन। आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई का केस भी मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ अब जा रहा है? हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट तो दबाव को खातिर में नहीं ला रही? देखिए वो जिस मर्जी कोर्ट में लेकर जाएं, वो ना इमरान खान को फिक्र है ना कुछ चीज़ है। इमरान खान ने आज भी कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं जो हूँ ना, मैं अपनी जगह पे डटा हुआ हूँ। मुझे कहा गया है कि हम आपको फ्री कर देंगे, आपको हाउस अरेस्ट कर देंगे। उन्होंने कहा मुझे कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, मैं अडयाला में ही खुश हूँ। हाँ, जो मेरे बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको ज़रूर रिहा कर दो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात के हवाले से बानी पीटीआई का क्या कहना है कि इतने अरसे में इन्हें मुकम्मल हो जाना चाहिए था? देखिए मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने टाइम दिया है। उन्होंने कहा शायद इस हफ्ते का, या मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि थोड़ा सा आपने मूड देखना होता है कि किस तरफ क्या चीज़ जाएगी। आज मेरे ख्याल में जो बातचीत हो रही थी, जो पॉलिटिकल वो लोग हैं, वो जाके फिर कल या परसों जब भी हैं वो अपने डिमांड्स या जो भी है ना वो चीज़ रखेंगे। उसके बाद बातचीत मेरे ख्याल में प्रॉब्ली जो नेक्स्ट राउंड होगा। अभी तो सिर्फ कोई बातचीत नहीं हुई, अभी तो सिर्फ मुलाकातें हुई, एक दूसरे को देखा कि कौन उधर बैठा है कौन इधर बैठा है। और बाकी मेरे ख्याल में आज ये डिस्कशन उसी बेसिस पे हुई होगी और आगे फिर देखते हैं। आप भी इधर ही है, मैं भी इधर ही हूँ। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि डॉक्टर साहब, अगर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालिबा किया जाता है तो हम भी आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालिबा कर सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है, ये जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह कभी कभी आई डोंट नो वो किस सोच में होते हैं। वो कभी कभी उनके ऊपर कोई वर्त तारी होता है या क्या होता है, वो ऐसी स्टेटमेंट करते हैं। या शायद वो इस किस्म की स्टेटमेंट इसलिए करते हैं कि ही वांट्स टू स्टे इन द लाइमलाइट और समथिंग लाइक दैट। लेकिन मतलब आई डोंट नो, बाद दफ़ा उनकी स्टेटमेंट्स कम से कम 90% लोगों को अजीब सी लगती है। बाकी हर एक का अपना ओपिनियन है, वो ज़रूर करे। वो उसको क्या, वो बाकी भी करे। वो ये भी कह दे कि हम इमरान खान को तब रिहा करेंगे जब कश्मीर आज़ाद होगा, या ये कह दे कि हम इमरान खान को तब आज़ाद करेंगे जब पैलेस्टाइन के ऊपर बॉम्बिंग बंद कर देंगे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इतना मुझे मैं बता देता हूँ कि अगर इमरान खान हुकूमत में होते तो शायद ये जो पैलेस्टाइन में हुआ है, ये इस तरह शायद ना होता, शायद इस तरह ना होता, इस तरीके से चीज़ शायद ना हो पाती। बड़ा फ़र्क पड़ता है, बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर कोई सॉलिड आदमी खड़ा हो ना, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके और जो डरता ना हो और वो बात कर सकता हो। बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।